नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है वही खास यानी रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जिसे आप तक हम लेकर आ रहे हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से। इस खास कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि कैसे वो और बेहतर कृषि कर सकते हैं और साथ ही साथ विशेषज्ञों की राय और सलाह भी होती है आपके लिए। ऐसे में आज बहुत ही खास टॉपिक है हमारा। हम बात करने वाले हैं कि केले की खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन से कैसे और बेहतर बनाया जाए। और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक विशेषज्ञ जो हैं विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी से और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी विक्रम जी, आज का जो विषय है वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन हम अपने सभी सुनने और देखने वालों को बताना चाहते हैं कि हम सभी जानते हैं केला जो है वो भारत के एक प्रमुख फलों में से एक है और इसकी खेती से हमारे लाखों किसान भाई जुड़े हुए हैं। लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को बनाए रखने के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन जो है वो बहुत जरूरी है। विक्रम जी, सही कहा मैंने? हाँ जी, केले का पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, तभी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है, तो कैसे रखना है यही हमारे किसान भाई आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि कैसे अपने केले की फसल को और बेहतर वो बना सकते हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि केले की खेती भारत के किस स्तर पर की जाती है और इसकी क्या विशेषता है? जैसा कि केले की खेती भारत में उच्च स्तर पे की जाती है और देखा जाए तो केला भारत में नंबर 1 स्थान पे उत्पादन होता है, जो बाहर भी सप्लाई करता है भारत। और इसमें देखा जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा फिर एमपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यानी कि सभी पूरे देश में सभी ज्यादा से ज्यादा राज्य में केले की खेती देखने के लिए मिल जाती है। और ये तो केले की खेती वैसे बड़े स्तर पे भी फार्मर अब करने लगे हैं, नहीं तो पहले गांव में भी हर किसान के पास में कोई ना कोई केले का पेड़ मिल ही जाता था, जो सब्जी के लिए केला उगाते थे। और केले की खेती भी 2 टाइप से की जाती है, एक सब्जी के लिए, दूसरा हम जो आम रूप से खाते हैं उसके लिए। इसका चिप्स भी बनाया जाता है केले का। तो केला एक अच्छी फसल है जो किसानों के लिए देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका प्रोडक्शन के हिसाब से भी और उत्पादन के हिसाब से भी, फार्मर की आय को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छी फसल है। जी जी, तो विक्रम जी, केले की अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं, कृपया इस पर रोशनी डालिए। जैसे कि केला एक लंबे टाइम की फसल है और ये 14 महीने तक का टाइम लेती है अपने आप को कंप्लीट करने में। तो उसी हिसाब से हमें टाइम टाइम पे उसे न्यूट्रिएंट देने की जरूरत रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं 17 न्यूट्रिएंट, तो 17 न्यूट्रिएंट भी हमें उसको किस टाइम पे देना है वो हमें पता होना चाहिए। केले का जो क्रॉप लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट में बांटी हुई है। पहला तो फाउंडेशन, यानी कि जो उसका आधार तैयार हो रहा है, वो 2 महीना लग जाता है उसका आधार तैयार करने में। उस टाइम पे हमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है उसकी डेवलपमेंट वाली, जो 2 महीने के बाद स्टार्ट होती है और वो 9 महीने का तक अपना डेवलपमेंट करता है। उस स्टेज में उसका जड़ें बनती है, स्टीम अच्छा बनता है, उसका राइजोमियम डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें उसके डेवलपमेंट के लिए होती है 2 महीने से 9 महीने तक। उसके बाद में तीसरी जो स्टेज होती है प्रोडक्शन, जब उस पे फल फूल आना स्टार्ट होता है उसे हम प्रोडक्शन वाली स्टेज बोलते हैं, जो 9 महीने से 14 महीने तक वो कंप्लीट करता है। तो प्रोडक्शन में भी उसका फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, पकने वाली स्टेज होती है। ये 3 स्टेज से केले की क्रॉप हमारी गुजरती है और उसी हिसाब से हमें केले को अपना जो भी उसका न्यूट्रिएंट है वो देना होता है। जी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि केले की खेती में किस किस चरण पर कौन से पोषक तत्व देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जैसे कि मैंने बताया, हमें केले की फसल में 3 पार्ट में हमने केले की फसल को बांटा है।
उसी हिसाब से हमें केले में जो अपना न्यूट्रिएंट लेके जा रहे हैं वो उसी हिसाब से बांटना पड़ेगा। जैसे 3 स्टेज बटी है, हमें केले को 5 टाइम कम से कम फर्टिलाइजर देना होता है जो सोयल में देना होता है। तो 5 टाइम में सबसे पहले न्यूट्रिएंट की बात करें जो हम बेसल डोज में देते हैं, हम केला लगाने के बाद में जो पहला खाद डालते हैं वो 30 दिन बाद में डालते हैं। तो इसमें हम अपना जो न्यूट्रिएंट लेके जाते हैं पहले फर्टिलाइजर में, उसमें यारा का हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं, यारा लीवा नाइट्राबोर है, और उसी टाइम पे 50 किलो डीएपी है, एमओपी है 25 केजी, और इसमें हम जिंक जो आती है यारा की प्रोकोट के नाम से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको भी उसी में कोट करवा के अप्लाई करवाते हैं बेसल डोज के लिए। तो उससे केले को जो शुरुआती स्टेज में ग्रोथ के लिए भोजन चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी इससे होनी चालू हो जाती है। तो फिर बात आती है दूसरा जो हम कब फर्टिलाइजर देंगे, वो टाइम आता है 60 दिन बाद। तो 60 दिन पे भी हम पहली बार उसमें यूरिया देते हैं। यूरिया भी हमें ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। यूरिया 25 किलो हमने 60 दिन पे देना चाहिए, और उसके बाद में 60 दिन पे एक बार फिर दोबारा से डीएपी हमें अप्लाई करना होता है, और साथ में फिर दोबारा से पोटास देना होता है। और पोटास और देखा जाए कैल्शियम केले के लिए बहुत जरूरी है, ये हमें टाइम टाइम पे देना ही पड़ता है। उसके 30 दिन के अंतराल पे फिर हम तीसरा फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं जब हमारा केला 90 दिन की स्टेज पर आ जाता है, और जो दूसरी स्टेज थी उसकी वानस्पतिक अवस्था वो उसकी चालू हो जाती है, बढ़वार स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे फिर हमें केले को एक अच्छा फर्टिलाइजर और देना होता है। उसी टाइम पे हम 90 दिन पे 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स देते हैं, फिर 25 किलो यारा लीवा नाइट्राबोर देते हैं, 30 किलो यूरिया देते हैं। ये 3 फर्टिलाइजर मिला के हम फिर 90 दिन पे दिया जाता है। फिर मैंने बताया फिर उसका चौथा स्टेज पे जाने के बाद 120 दिन पे जो वानस्पतिक अवस्था चल रही है 120 दिन पे फिर दोबारा से हमें उसमें यूरिया देना होता है, और साथ में उसे फिर दोबारा से एमओपी या एसओपी 50 किलो और डीएपी 50 किलो 120 दिन पे फिर दोबारा देना होगा। इसी तरीके से उसके 30 दिन के बाद फिर दोबारा से 150 दिन की स्टेज आ जाती है। 150 दिन पे उसमें कहीं ना कहीं उसकी वानस्पतिक ग्रोथ के बाद में वो अपना फ्लावरिंग वाली स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे फिर दोबारा से हम एक अच्छी डोज देते हैं फर्टिलाइजर की। इसमें 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, फिर दोबारा से यारा लीवा नाइट्राबोर, 30 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हम अप्लाई करवाते हैं 150 दिन पे। फिर 150 से जो बाद वाला फर्टिलाइजर है उसमें हम गैप रखते हैं, क्योंकि बीच में एक मौसम भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, और उसका शुरुआती उसमें हम गैप रखते हैं 60 दिन का। हम 30 दिन के गैप पे दे रहे थे, फिर हम जो लास्ट वाला खाद देते हैं वो 60 दिन के गैप पे देते हैं, और ये हमारा लास्ट ही फर्टिलाइजर जाएगा उस हिसाब से। तो इसमें हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 25 किलो नाइट्राबोर, 25 किलो इसमें यूरिया लेते हैं, 50 किलो डीएपी और अपना 50 किलो एसओपी या एमओपी उसमें डलवाते हैं उसकी जड़ों के पास में, जिससे वो फ्लोवरिंग तक अपना फर्टिलाइजर लेता रहे और अच्छी ग्रो करता रहे। बीच बीच में हमें इसमें ये तो हम मिट्टी के थ्रू दे रहे हैं, जड़ के थ्रू पौधा लेता रहेगा। बीच बीच में हमें उसे स्प्रे के रूप में जैसे जिंक देना होता है, अपना फास्फोरस लिक्विड में देना होता है, उसको मैग्नीज की जरूरत होती है, मैग्नीज भी हम लिक्विड में देते हैं, और स्टोपिट होता है, क्रिस्टा के आता है, यानी कि जो फ्लोरिंग वाली स्टेज पे देते हैं। तो हम जो फास्फोरस है लिक्विड वाला, हमेशा हम 60 दिन तक लिक्विड वाले के फास्फोरस का 2 स्प्रे करवाते हैं, 30 दिन पे या 60 दिन पे। वो भी उसकी ग्रोथ के पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो हमें इस स्प्रे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर ग्रोथ अच्छी नहीं पकड़ रहा तो हमें यारावीटा सैनिफोस देना होता है। सैनिफोस के बारे में मैं बता दूं, सैनिफोस में एक लिक्विड फास्फोरस है जो 22% है, इसमें कैल्शियम भी है और नाइट्रेट भी है।
फास्फोरस जब हम लिक्विड फॉर्म का स्प्रे में देते हैं तो पौधे को डायरेक्ट ही ऊर्जा देता है, जिससे उसकी जड़ों का निर्माण अच्छा होता है और ग्रोथ उसकी अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्प्रे हम इसमें 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे में लेके जाते हैं। एक स्प्रे हम फिर बाद में लेके जाते हैं 210 दिन पे, जब उसमें फ्लावर और अपना फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे भी हम एक लिक्विड फास्फोरस का स्प्रे उसमें लगवाते हैं। और जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की रिक्वायर जो होती है फसल में केले की 120 दिन की टेस्ट पे होता है। तो 120 दिन में हम 350 ml के हिसाब से मैग्नीज का स्प्रे लगवाते हैं। और जब हमारा फल बनना स्टार्ट हो जाता है, फल बनने की स्टेज से पहले फूल आता है, उस टाइम पे हम बोरोन का स्प्रे उसमें अप्लाई करवाते हैं। बोरोन बोलट्रैक के नाम से आता है यारा का। इसको हम 2 टाइम लगवाते हैं, एक तो 210 दिन की स्टेज पे और एक 120 दिन की स्टेज पे। 120 दिन की स्टेज पे उसका जो एंजाइम एक्टिव बहुत सारे काम करता है बोरोन, और फ्लावरिंग के लिए भी उसको उत्साहित करता है। और 210 दिन पे जब फ्लावर बनता है, उसकी फल बनने की प्रक्रिया के लिए भी बोरोन जो यारा का भी आता है, यारा वीटा बोलट्रैक, इसका स्प्रे हम 250 ml पर एकड़ के हिसाब से लगवाते हैं। जब आपकी फल बनना स्टार्ट हो जाए, वो फल बनने की स्टेज पे हम 3 बार यारा वीटा स्टॉपिट, यानी कि उसमें कैल्शियम है लिक्विड फॉर्म में, वो घार पे ही स्प्रे लगवाते हैं। जो यानी कि फल बन रहा है उसी पे 3 बार स्प्रे लगवाते हैं हम। जब वो बनना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे एक मिड में और एक जब अपना फ्रूट टूटने वाला हो, फल टूटने वाला हो, उससे पहले यारा वीटा स्टॉपिट का हम स्प्रे लगवाते हैं। इसमें हम साथ में 0050 एंड वाले स्प्रे में और शुरुआत वाले स्प्रे में स्टॉपिट में क्रिस्टा के यानी कि 13045 लगवाते हैं। 13045 का घार पे यानी कि जो फल है उस पे स्प्रे करने का फायदा ये मिलता है, जो फल है वो उस लंबाई अच्छी पकड़ता है और पोटास उसको मोटा करने का काम करता है। आप भी जानते हैं कैल्शियम हमेशा केले के लिए बहुत जरूरी है, और केला हमें भी कैल्शियम अच्छा देता है। इसी वजह से इसको कैल्शियम भी जरूरी है, और घर पे हम इसका 3 टाइम स्प्रे लगवाते हैं। और जरूरत के अनुसार हम इसमें MgSO4 भी लगवाते हैं, जो 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से 1 या 2 टाइम आप MgSO4 भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा केले में पोषण प्रबंधन है जो हम पूरा केले में अप्लाई करवाते हैं, और किसान इसका फायदा उठाते हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। जी, तो विक्रम जी, किसान आमतौर पर उर्वरक डालते हैं, लेकिन संतुलन इसका कैसे बनाए रखें, इसका क्या तरीका है, ये बताइए। जैसे उर्वरक डालते हैं उसमें हमें संतुलन इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे हम शुरुआती स्टेज में जा रहे हैं प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, तो प्लांट जब हम शुरुआत में दे रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने बताया जैसे फास्फोरस की जरूरत अच्छी रहती है। फास्फोरस का काम जो है वो उसका डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का विकास करना, उसको जो सोयल है सोयल में उसको डेवलप करने का भी काम फास्फोरस करता है। तो उस टाइम पे हम फास्फोरस लेके ही जाते हैं, और साथ में पोटास जो उसको अच्छा मोटा करने का भी काम करता है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिएंट जो मैंने अभी आपको डोज बताई हैं, वो सारी चीजें बताई हैं, वो सभी चीज इसको बैलेंस न्यूट्रिएंट के हिसाब से ही हमने फार्मर को बताते हैं हम इसको केले का पोषण प्रबंधन। जी जी जी। तो ऐसे में विक्रम जी, क्या जैविक खाद और उन्नत तरीकों को मिलाकर संतुलित पोषण दिया जा सकता है अपनी केले की खेती को? क्यों नहीं, हम जैविक खाद भी एक फसल के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हम अपनी फसल हमारी जो लगती है केले की, वो जून के महीने में हम स्टार्ट करते हैं, और जून और जुलाई में हमारे यहाँ पे केले का रोपाई हो जाती है, और मई में हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के टाइम पे जो हम केले का बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं, वो गड्ढों में करते हैं। तो गड्ढों में हम हमेशा जो हमारे पास में कंपोस्ट तैयार है, उस कंपोस्ट को
हमेशा केले को नीचे डालना चाहिए। उससे क्या होता है, जो अभी न्यूट्रिएंट की भी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट भी उससे मिलने स्टार्ट होता है, जो आप उसे गोबर की खाद के थ्रू या कंपोस्ट उस हिसाब से देते हैं। हम जो 8 से 10 टन पर एकड़ के हिसाब से हमारा गोबर 1 एकड़ में जाना चाहिए। आप भी जानते हैं, अगर हमारा जीवांश कार्बन मिट्टी में अच्छा बनेगा तो जितने भी हमने फर्टिलाइजर की बात की है, वो फर्टिलाइजर भी उसको पौधे को तभी सहायता देते हैं। तो जितना अच्छा मिट्टी का जीवांश कार्बन होगा, वो उतना ही अच्छा फर्टिलाइजर भी काम करते हैं। अगर मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा नहीं होगा तो आप उसमें कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डाल दो, शायद आपको वो इफेक्टिव ना हो और अच्छी पैदावार आप नहीं ले सकते उससे। फिर तो आपको जीवांश कार्बन पे काम करना ही पड़ेगा। जी, ऐसे में मिट्टी परीक्षण की अगर हम बात करें, सॉइल टेस्टिंग की, तो क्या वो इस पोषण प्रबंधन में मदद कर सकता है? हाँ जी, आप भी जानते ही हैं, आज के टाइम में हम यारा भी एक मिट्टी का परीक्षण करवाती है और हम फार्मर को भी सुझाव देते हैं, आप जब भी केले की फसल लगाएं उससे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। मिट्टी की जांच से आपको ये पता चल जाता है मेरे खेत में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी का पीएच कम है या ज्यादा है, जीवांश कार्बन कितना है। तो उस हिसाब से फिर हम पोषण प्रबंधन का एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम और भी अच्छी फसल ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। किसान भाइयों, आपको दोहराकर बताना चाहते हैं कि ये विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम लेकर आए हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित, साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से, जिसमें आज आप और हम जान रहे हैं कि केले की खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अभी हमने बात की सॉइल टेस्टिंग के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक हैं, बोरोन आदि हैं, इनका क्या योगदान होता है केले की खेती में, इस पर जरा रोशनी डालिएगा विक्रम जी। जैसे कि अभी मैंने बताया, हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल होता है। हमारे केले की खेती में हमें उससे यील्ड लेना होता है, पंच का वेट लेना होता है, जो पंच बन रहा है उसका पंच अच्छा बनेगा, उसके फ्रूट का नंबर ज्यादा आने चाहिए, उसका लेंथ अच्छी बननी चाहिए फ्रूट की, उसमें शुगर स्टार्च अच्छा होना चाहिए, ये और विटामिन सी, इन सब की अवेलेबिलिटी अगर केले में रहे तो वो एक तरीके से फल अच्छा बनता है। अगर इनमें किसी में भी एक कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हर न्यूट्रिएंट का अपना काम होता है। जैसे हम यील्ड की बात करते हैं, यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें सारे ही न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है जो यील्ड को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अभी जैसे पंच का वेट है, पंच का वेट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, फेरस, जिंक, इन सभी का रोल होता है उसका वजन बढ़ाने के लिए, जो भी हम केले की खेती ले रहे हैं। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ फ्रूट यानी कि केले की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें पोटास का बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा बोरोन फ्रूट की संख्या बढ़ाता है, मैग्नीज फ्रूट की संख्या को बढ़ाता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन फ्रूट की संख्या को बढ़ाता है। तो ये सारी जो भी हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उनका बहुत ही अहम योगदान है। और जैसे आपने बात की अपना जिंक और बोरोन, जिंक और बोरोन केले की फसल के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिंक जो केले की पत्तियों में हमने देखा है, जो उसकी लीफ होती है उसमें उसका रेडिश कलर हो जाता है, रेडिश टाइप का, और अपेयर साइड में उसको हम पूर्ति जो जिंक की करते हैं, जैसे जारा बीटा प्रोकोट मैंने पहले ही बताया था, आप इसमें डलवा सकते हैं। 2 स्प्रे में हम जिंक ट्रैक का स्प्रे लेके जाते हैं। जिंक का मेन जो रोल है, जैसे रोल क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये जिंक एंजाइम को भी एक्टिव करता है, एक ऑक्सीन उसमें पौधे में बनाता है, जो एक तरीके से
एमिनो एसिड है और जो एसिड होते हैं हमारे प्लांट के लिए, उसको बढ़ाने का काम भी जिंक करता है। और जो हमने मिट्टी में अपना फर्टिलाइजर डाला हुआ है, उस फर्टिलाइजर को भी एक्टिव करता है और हमारे पौधे को मिलने का स्टार्ट हो जाएगा, जो रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और जो पौधा हमारा पानी ले रहा है, पानी को सहन करने की क्षमता, पानी को लेने की क्षमता, उसको भी जिंक का बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा, जिंक एक जो हमारी सेल बनती है पौधे में, चाहे कोई भी चीज लिविंग होगा वो सेल पे ही डिपेंड होती है। उसकी सेल अच्छी बनेगी तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट अच्छा चलता रहेगा। तो जिंक का रोल उसमें भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसको जो मिट्टी का पीएच है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें हमारा जिंक काम करता है। दूसरा, बोरोन जो है, बोरोन एक हार्मोन्स को रिलीज करता है जो फ्लोवरिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उससे जैसे एमिनो एसिड है उसको रिलीज करता है। फ्लोवरिंग जितना अच्छा एमिनो एसिड मिल रिलीज होगा पौधे में, फ्लोवर उतना ही अच्छा आएगा। और जितना फ्लोवर अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा हम केले का उत्पादन ले सकते हैं। जी, बहुत खास जानकारी आप हमें दे रहे हैं केले की कृषि से संबंधित। तो ऐसे में अगर हम बात करें, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बीमारी भी हमारे इस केले की फसल को लग जाती होंगी, तो ऐसी कौन कौन से पोषण की कमी से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, जो जिन्हें देखकर हमारे किसान भाई समझ पाएं कि अभी फसल में कुछ पोषणों की कमी रह गई है? कृपया ये बताएं। अभी जैसे हमारी केले की फसल है, तो कहीं ना कहीं किसी ना कोई भी न्यूट्रिएंट अगर कम रहेगा तो उसमें बीमारी की समस्या बढ़ जाती है। बीमारी हमारी जो फसल में आती है, चाहे कोई सी भी फसल हो, उसमें तीन चीज होगी तो बीमारी अपना अटैक करती है। जैसे कि हम पहली बात करते हैं होस्ट, फिर दूसरा पैथोजन और इन्वायरमेंट। ये तीन चीज अगर वहां पे मिल जाएगा तो बीमारी आपकी फसल में आ जाती है। इसमें अगर एक भी चीज एब्सेंट है तो बीमारी नहीं फैलती। तो होस्ट आपका प्लांट हो गया, जैसे केला का पौधा। दूसरा, पैथोजन हमेशा वायुमंडल में रहता है। अगर वहां पे केले की खेती पहले से हो रही है और वो लास्ट ईयर भी बीमारी आई है, उसके चांस बन जाते हैं कि वो बीमारी इस साल भी आपकी फसल में आ सकती है। जैसे ही उसे मौसम मिलेगा वो बीमारी आपके फसल में आ जाती है। तो सबसे मेन बात करते हैं इसमें बनाना में, एक तो पनामा विल्ट का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पनामा विल्ट एक ऐसी बीमारी है जो पूरा पौधा का पौधा ही सुखा देती है। और उसमें क्या होता है, जड़ों में विल्ट स्टार्ट होती है और पूरा का पेड़ ही कुछ टाइम के बाद में सूख जाता है। और धीरे धीरे काफी हद तक ये बीमारी फैल जाती है और इसका असर हमारी फसल की पैदावार में, और हमारे पेड़ जब डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान की क्षति बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, एक इसमें बीमारी आती है सिगाटोका। सिगाटोका में भी दो टाइप के सिगाटोका हम बोलते हैं, एक तो येलो और ब्लैक। येलो में क्या होता है, येलो कलर हो जाता है, येलो कलर का उसमें पत्ते पे। और ब्लैक में ब्लैक यानी कि पत्ते पे ब्लैक कलर का बन जाएगा और धीरे धीरे वो पत्ता ब्लैक होता चला जाएगा पीछे की साइड में। इसको हम सिगाटोका बोलते हैं। तीसरी बीमारी हम बात करते हैं एंथ्रेक्नोज। ये एंथ्रेक्नोज भी हमारी फसल में देखने के लिए मिल जाता है, जो एक केले की मेन बीमारी है। एंथ्रेक्नोज में भी हम देखते हैं ये धीरे धीरे से बढ़ती जाएगी और ये हमारे बनाना जो फ्रूट भी होता है, फ्रूट पे भी देखने के लिए इसके स्पॉट मिल जाते हैं जो ब्राउनिश कलर में होते हैं और बाद में वो ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन चाहिए था वो प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाता है। उसके बाद में बैक्टीरियल विल्ट है। बैक्टीरियल विल्ट में आपका जो नीचे की लीफ है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगी बैक्टीरिया की वजह से। तो बीमारी में ये 4-5 डिसीज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है, जिसकी हमें रोकथाम करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी रोकथाम जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे में विक्रम जी, क्या सरकारी योजना या कोई कृषि विज्ञान केंद्र भी है जो इस दिशा में किसानों की मदद कर रही हैं?
जैसे कोई भी कृषि विकास केंद्र होता है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक हॉर्टिकल्चर का बंदा होता है, वो इनके बारे में किसानों को गाइड भी करते रहते हैं। दूसरा, जैसे अभी मैंने डिसीज के बारे में ही बताया, हमें टाइम टाइम पे प्रिवेंटिव में ये अच्छे फंजीसाइड स्प्रे करने होंगे। अगर हम बीमारी आने का वेट करेंगे या देखेंगे कि बीमारी अभी नहीं है, अगर मौसम आपको लग रहा है कि लास्ट ईयर इसी मौसम में हमारे खेत में बीमारी लगी थी, तो हमें प्रिवेंटिव में ही अच्छा फंजीसाइड लेके जाना चाहिए। उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी 500 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। विल्ट के लिए आप ड्रिंच करवानी पड़ेगी, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन है या थायोफिनेट है, आप उसका ड्रिंच लगवा सकते हैं, जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। जी, नई नई तकनीकें भी बहुत आ गई हैं कृषि करने के लिए, तो ऐसी कौन सी नई तकनीक या नई जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं जिससे वो अपनी ये मेहनत भरा काम आसान कर सकें और जल्द कर सकें? जैसा कि आज के टाइम में बहुत सी टेक्नोलॉजी एंटर हो चुकी है, जो हमारी बागवानी या हमारी खेती में बहुत ही सहयोगी है। आज के टाइम में आप देखते हैं हमारा जो, जैसे हम पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं, छोटे ट्रैक्टर भी अवेलेबल हैं, उनके पीछे लगाने वाला रूटर वेटर है, जो हमारी फसल होती है उसमें बीच बीच में खरपतवार उगते रहते हैं, और खरपतवार भी हमारी फसल को बहुत ही पैदावार में हानि पहुंचाते हैं। तो आज के टाइम में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है, मार्केट में भी अवेलेबल है, जो आप उसको अप्लाई करके खरपतवार को बाहर निकाल दोगे तो आपका जो फसल है नीचे खरपतवार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका फर्टिलाइजर जो आपने मिट्टी में दिया, जो बीमारी आने के चांस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो उन चीजों का फायदा मिलता है, और उससे मिट्टी भी चढ़ाई जाती है। मिट्टी हमेशा, जैसे बनाना की फसल है, लंबे टाइम की फसल है, और इस पे मिट्टी चढ़ाना भी बहुत जरूरी है। जितना अच्छा मिट्टी चढ़ा दोगे उस इक्विपमेंट से, हाथ से मिट्टी चढ़ाने में आपको काफी टाइम लगता है, उससे कम टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। जी, यानी विक्रम जी, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपनी कृषि को आसान और ज़्यादा उन्नत और बेहतर बना सकते हैं। अब कार्यक्रम में ज़्यादा बातचीत तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहेंगे ये ज़रूर कि आज का जो हमारा ये विषय रहा, केले की खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन से कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चलते चलते आप हमारे सभी किसान भाइयों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, फील्ड के एक्सपीरियंस से, किसानों से आप मिलते रहते हैं, उस एक्सपीरियंस से कोई एक बहुत ही जागरूकता भरा और बहुत ही उपयोगी संदेश जरूर दें। मैं तो किसान भाइयों आपको यही बताना चाहूंगा, जो भी आप केले की फसल ले रहे हैं उसमें अच्छा उर्वरक इस्तेमाल करें, अच्छा फर्टिलाइजर डालें, और हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फर्टिलाइजर जब भी आप दे रहे हो उसमें 4 राइट भी आपको बहुत जरूरी है। 4 राइट का मतलब होता है राइट सोर्स। जो भी आप फर्टिलाइजर ले रहे हो उसके लिए राइट सोर्स होना जरूरी है, यानी कि जहाँ से भी हम खाद ला रहे हैं। आज के टाइम में सुनने को मिलता है कि भाई वहाँ पे आज यानी कि डुप्लीकेट फर्टिलाइजर पकड़ा गया, तो हमेशा ध्यान रखें, हमें अच्छी दुकान से ही फर्टिलाइजर लेना चाहिए। जो दूसरा क्या होता है, आर राइट रेट, यानी कि जो भी हम फर्टिलाइजर लेके जा रहे हैं उसका डोज हमेशा राइट ही डालना चाहिए। हम ज्यादातर यूरिया के पीछे ही भागते हैं, यूरिया का जितनी जरूरत है उतना दें, ज्यादा दोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो राइट रेट भी होना बहुत जरूरी है, और राइट टाइम, जब फसल को जरूरत है उसके अनुसार आप फर्टिलाइजर दोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और तो राइट टाइम पे भी हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। राइट प्लेस, यानी कि जब हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, क्रॉप की स्टेज क्या है, उस टाइम पे कौन सा फर्टिलाइजर जाएगा, तो राइट प्लेस होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही चाहूंगा आप भी ये 4 आर अपनी फसल में लागू करें और अच्छी पैदावार लें। बहुत बढ़िया संदेश आपने हमारे किसान भाइयों को दिया। तो आज के कार्यक्रम में विक्रम जी, आप हमारे साथ जुड़े, विशेष जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, ये हमारा आज का विशेष कार्यक्रम आपके लिए था, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम। लेकिन फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विशेषज्ञ के साथ और एक नए विषय पर, जिससे आप अपनी कृषि को, अपनी फसल को और बेहतर बना सकते हैं। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।